हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी पीएससी के सिलेबस का आपका 22वां टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप थोड़ा एंड तक बने रहें। इस टॉपिक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग इश्यूज, रोल फंक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रीजन, वाटर, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशो कल्चर, रिक्रिएशनल, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप मेरे से पीपीटी ले सकते हैं, बता सकते हैं आपको कोई परेशानी हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। Infrastructure management and planning issues. Infrastructure management and planning involve range of challenges reflecting the complexity of providing the and maintaining essential facilities for growing population. Here are some key issues associated with infrastructure management and planning. तो आइए जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करना मतलब जो आपके यहाँ पर सिटी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, भले ही वो रोड हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो, है ना, आपके जो भी आपके सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मैनेजमेंट करना एक चैलेंज है और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला परेशानी आती है एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनी रीजन्स फेस द चैलेंजेस ऑफ एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड, ब्रिज, वाटर, वेस्ट वाटर सिस्टम एंड पब्लिक बिल्डिंग्स। अपग्रेडिंग एंड रिप्लेसिंग आउटडेटेड फैसिलिटीज ऑफन एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। अब जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपके घर के आसपास सिटी में या किसी दूसरी सिटी में कहीं आपने विजिट किया होगा तो वहाँ पर अभी सीवरेज लाइन डल रही होगी, है ना। जो सीवरेज लाइन जो होती है वो जनरली हम डिज़ाइन करते हैं 30 ईयर का पॉपुलेशन फोरकास्ट करके, इतने सालों का, 30 सालों का पॉपुलेशन फोरकास्ट करके आप सीरीज लाइन डालते हैं या रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, फ्लाईओवर्स बनाते हैं। जैसे मैं सूरत का एग्जांपल लूँ, सूरत को फ्लाईओवर सिटी भी बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि फ्लाईओवर अब जो है एक टाइम हो गया, अब उनको एज हो गई काफ़ी, 20-20 साल, 22-22 साल अब फ्लाईओवर, कुछ पुराने फ्लाईओवर्स हैं, है ना, और जो नए हैं वो भी 15 साल पुराने हैं। तो एजिंग की वजह से उनका मेंटेनेंस भी मुश्किल होता है और उनको रिप्लेस करना और वापस आउटडेटेड फैसिलिटी को नई फैसिलिटी में कन्वर्ट करना, ये भी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है। दूसरी परेशानी सभी को पता है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन प्लेस इमेंस pressure on existing infrastructure. Cities need to expand and upgrade their facility accommodate to growing number of residents, leading to increased demand for housing, transportation and utilities. तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सिटीज़ के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो भी बढ़ रही है, घरों की डिमांड बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हमें वहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यूटिलिटीज़ जिसके अंदर वाटर सप्लाई और जो बिजली सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये वो सब आता है, तो वो सुविधा हमें देनी पड़ेगी। Funding and finance. Adequate funding is essential for infrastructure projects. Many regions struggle with securing sufficient financial resources to new developments, maintenance and repair. Identifying sustainable funding model, attracting investment and optimizing resource allocation are ongoing challenges. तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप अपने एरिया में डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो फंडिंग और फाइनेंसिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि उसकी फंडिंग एंड फाइनेंसिंग कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या कहीं बाहर से आप फंड लेके आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। टेक्निकल एडवांसेस, रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इफिशियंसी। इंटीग्रेटिंग दिस टेक्नोलॉजी कैन बी कॉस्टली एंड देयर मे बी challenges in ensuring interoperability and data security. अब नई नई चीज़ें आ चुकी हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ चुकी है, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर हम नई नई चीज़ें ऐड करने लगे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हम हमारी सिटी के अंदर करने लगे हैं। लेकिन वो चीज़ है कि टेक्नोलॉजी अगर आप वहाँ पर देना चाहते हैं तो वो एक कॉस्ट के साथ आती है और उसको कॉस्ट कहीं ना कहीं परेशानी हमें देखने को मिलती है ना। तो ये भी कहीं चैलेंजेस का काम हो सकता है। क्लाइमेट चेंज रेजिलेंस। Infrastructure planning must consider the impact of climate change, including extreme weather events, rising sea level, change in perception patterns, building resilient infrastructure that can withstand adapt the challenges in critical concern. तो आपके एरिया में अगर किसी कारण से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, एक्सट्रीम बारिश आ गई है ना, बाढ़ की कंडीशन आ गई, अर्थक्वेक की कंडीशन आ गई, तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके साथ खड़ा रहने लायक होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर हमें एक तरह से ये प्लानिंग करनी है कि वो जो ये चैलेंजेस आ रहे हैं, जो टेम्परेचर जैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, या आप बोल सकते हैं कि
क्या नाम है, कहीं पर अर्थक्वेक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना हो चुका है, भले ही वो फ्लाईओवर हो, भले ही वो ब्रिज हो या थंबे आपने लगाए हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल कंसर्न का विषय है ये। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, बैलेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज अ कॉन्स्टेंट चैलेंज। प्रोजेक्ट्स मस्ट कंसिडर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एंड एडेड टू सस्टेनेबल प्रैक्टिस टू मिनिमाइज देयर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट। तो जो जो भी प्रोजेक्ट्स हम लेके आने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उनका कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होना चाहिए और एनवायरनमेंट के ऊपर इनका इंपैक्ट कम से कम आना चाहिए। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैसेज वहाँ से निकल रही है, तो उसके बेस पे कार्बन फुटप्रिंट उन्होंने तैयार किया गया है, वो क्रेडिट सिस्टम पे चलता है। Regulatory and permitting challenges, navigating complex regulatory framework and obtaining necessary permits can slow down infrastructure project। तो जब अगर देखिए इन्वायरमेंट को बचाना है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स लगा रखे हैं कि आप भैया पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप लेके आओ, आप वन विभाग से आप परमिशन लेके आओ, कोई बड़ा हाईवे डेवलप करना है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं। स्ट्रीम लाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेस एंड इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर ऑनगोइंग कंसर्न। तो एनवायरमेंट के जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं, ये मतलब बड़े कंसर्न हैं। एनवायरमेंट के ज़्यादातर जो परेशानी आती है वो एनवायरमेंट रिलेटेड ही आती है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वाइल पीपी कैन बी इफेक्टिव इन फंडिंग एंड मैनेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, देयर आर चैलेंजेस इन एस्टेब्लिशिंग इक्विटेबल एग्रीमेंट्स, मैनेजिंग रिस्क एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। स्ट्राइकिंग ए बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरेस्ट इज क्रूशियल। जैसे मैंने आपको बता रखा है कई बार कि जो अपने हाईवे डेवलप होते हैं वो किस मॉडल पर डेवलप होते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हालांकि ये एक इफेक्टिव मेथड है, लेकिन क्या हो रहा है कि अब उसमें उनका इक्विटेबल एग्रीमेंट करना हर चीज़ के लिए पॉसिबल नहीं होता। जैसे वहाँ तो क्या होता है कि आप 20 साल तक टोल वसूलते हो, 15 साल तक टोल वसूलते हो, लेकिन हर क्षेत्र के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो ये बैलेंस बिठाना एक मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। Cyber security risk, as infrastructure become more interconnected and reliant in digital technologies, the risk of cyber security threats increasing. Protecting critical infrastructure system from cyber attacks is a growing concern for planners and managers। तो जो भी प्लानर और मैनेजर हैं, आजकल आपने देखा होगा कि कई खबरें देखने को मिलती है कि साइबर मतलब ये हो गया, डाटा हैक हो गया। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो साइबर अटैक का उस पर हमेशा खतरा रहता है। Resilience and disaster preparedness, developing infrastructure that can withstand natural disaster and other emergency is priority। तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि जो अदर इमरजेंसी है, जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, उसके साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो विदस्टैंड कर पाए। प्लानिंग फॉर रेजिलेंस एंड इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ अनफोर्सिन इवेंट्स। अगर हम इस टाइप से प्लानिंग करते हैं कि डिजास्टर के लिए वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रिपेयर्ड रहे, तो हम कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स जो मतलब कहीं किसी की डेथ हो जाती है, बहुत सारे लोगों को पुल गिर जाता है, तो उन चीज़ों के लिए हम उस इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। वर्क फॉर एंड स्किल गैप्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफन फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ स्किल वर्कर्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमेशा एक स्किल वर्कर की परेशानी देखते हैं। एड्रेसिंग द स्किल गैप थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम एसेंशियल टू इंश्योर दैट देयर इज एडिक्वेटी इन ट्रेनिंग और फोर्स फॉर प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। तो अलग अलग प्रोग्राम जो स्पेशलाइज्ड इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होते हैं वो चलाने चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, जो प्लानिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैनेजमेंट में हेल्प कर सकें। Community engagement, engaging the local communities is crucial for successful infrastructure planning, addressing community concern, obtaining public support and ensuring that project align with needs of the people are ongoing challenges। तो जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो उस एरिया में कम्युनिटी लोग रहते हैं, उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं वो एक तरह से ऑनगोइंग चैलेंज है कि उनके कंसर्न हमेशा आपको देखने को मिलेंगे और ये उनके लिए फ़ायदे की बात है या नहीं, तो ये परेशानी हमें एक चैलेंजेस के रूप में हमेशा आती है। डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, effectively managing and analyzing large volumes of data is crucial for informed decision making in infrastructure planning. Developing robust data system and analytical tools can enhance the efficiency and effectiveness of infrastructure management। तो आपका अगर डेटा टूल्स हैं और अच्छे डेटा एनालिस्ट हैं वहाँ पर, तो उससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। एड्रेसिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लानिंग इश्यूज रिक्वायर मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव अप्रोच। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिविल इंजीनियर की, टाउन प्लानर की ही जरूरत है, इसमें सब जनों की जरूरत है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियर की भी जरूरत है, प्लानर की भी जरूरत है, अलग अलग एजेंसीज की भी जरूरत है, कम्युनिटीज़ की भी जरूरत है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन सबकी जरूरत है। उन सबको लेकर
कोऑर्डिनेट वे में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है, इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालने हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि रेजिलेंट, इफिशिएंट और इनकल्सिव इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम डेवलप कर पाएंगे, सभी को साथ में लेते हुए जो अर्थक्वेक, बाढ़ को भी सहन जाए और इफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैसे भी कम लगे, एनवायरनमेंट को भी नुकसान कम हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। रोल एंड फंक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए रीजन। अब एक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या रोल हो सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। रोल एंड फंक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए रीजन। Infrastructure plays a critical role in development and functioning of region. It forms the backbone of economic, social, environmental activities. तो जो भी आपके एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, सोशल एक्टिविटी हो रही है, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर जो सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत काम आता है ना। प्रोवाइडिंग essential services that contribute to overall well-being and growth of communities. Here are the key roles and function of infrastructure in a region. अब एक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रोल्स हैं आइए जानते हैं। पहला, कनेक्टिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, जिसके अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह की कनेक्टिविटी को इंश्योर करते हैं अलग अलग रीजन की। इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी प्रमोट ट्रेड, टूरिज्म, इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। तो अगर एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो उससे क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म में लोग टूरिस्ट के लिए ज़्यादा आएंगे, इफिशिएंट मूवमेंट होगा लोगों का और गुड्स का। दूसरा आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट द क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आपके यहाँ पर क्लीन वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव होगी, ठीक है, वहाँ पर बीमारियाँ कम फैलेगी। पार्क, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड कल्चरल एमिनिटीज एनहेंस द लिवेबिलिटी ऑफ द रीजन। तो जो गार्डन्स हैं, जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड कर रखी है समुद्र के आसपास, तालाब के आसपास, आपके एरिया में नदी के आसपास आपने कोई रिवर फ्रंट बना रखा है, ऐसी कल्चरल एमिनिटीज आपने वहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है तो वहाँ की लिवेबिलिटी बढ़ती है। हेल्थ एंड एजुकेशन। एसेसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड वेल डेवलप्ड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी वेलबींग। अगर आपके यहाँ का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो एक तरह से वेल डेवलप्ड पब्लिक एक कम्युनिटी की वेलबींग में उसका हेल्प करता है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड स्कूल, यूनिवर्सिटी सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, फोस्टिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो वहाँ पर ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन को एज ए रिसोर्स बनाते हैं, है ना, इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉडबैंड नेटवर्क इज क्रूशल फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी ऑफ रीजन्स। तो एक रीजन से दूसरे रीजन में से आजकल तो 4G सिस्टम आ गया है, वाईफाई आ गया है ना, तो वो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि दो रीजन्स के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े। रिलायबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बिजनेस ऑपरेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। तो आपके अंदर ये रिलायबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, है ना, पब्लिक सर्विसेज के लिए भी जरूरी होती है। Disaster resilience. Well designed infrastructure contributes to region resilience against natural disaster. For example, robust construction standards can mitigate the impact of earthquake and floods. तो आपके एरिया में जो भी आपका जोन आ रहा है 2, 3, 4, 5, है ना, उस जोन के अकॉर्डिंग आप वहाँ के जो कोडल प्रोविजन उसको फॉलो करते हुए अगर आप अपना घर बनाएंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो उस पर अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है वो मिनिमम आएगा। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग रिकवरी फ्रॉम डिजास्टर्स, है ना। तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम हमारे पास हमेशा एक्टिव होना चाहिए ताकि जो क्रिटिकल टाइम पे हम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाएँ। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिसेस सच एज ग्रीन बिल्डिंग, डिजाइन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हमें जो कि ग्रीन बिल्डिंग हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हो गए, सोलर प्लांट वाले प्रोजेक्ट हो गए, है ना, वाटर क्या नाम है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले प्रोजेक्ट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना, अर्बन प्लानिंग को बढ़ावा देना, ये क्या करता है, ये कार्बन इमिशन को किसी न किसी रूप में कम करता है और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स अर्बन डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड यूटिलिटीज़। तो अगर आपके एरिया में आप एसेंशियल सर्विसेज, पानी, सीवरेज वाली और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अर्बन डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। अगर एडिक्वेट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सीवेज यूटिलिटीज़ क्रूशल फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अगर आप आपके जो अर्बनाइजेशन उसे सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो वहाँ के घर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सीवरेज यूटिलिटीज़, ये सस्टेनेबल मतलब एक क्रूशल पॉइंट है जो आपको प्रॉपर मात्रा में जो भी पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है उनके हिसाब से उसको प्रोवाइड कराना होता है।
टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज एयरपोर्ट, रोड्स एंड कल्चरल वेन्यूज सपोर्ट द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अगर आपके एरिया में कोई ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं, वेन्यूज़ हैं, रोड्स हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। हेरिटेज कंजर्वेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू ए रीजन आइडेंटिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। तो अगर आप हेरिटेज को कंजर्व करेंगे वहाँ पर, तो रीजन की आइडेंटिटी बढ़ती है और टूरिस्ट भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब एंड ट्रेड कॉरिडोर्स आर एसेंशियल फॉर फैसिलिटेटिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर आपने कुछ कॉरिडोर्स बना रखे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके एरिया में हैं, पोर्ट्स आपके एरिया में हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। ट्रेड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर एनकरेज बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ट्रेड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप आपके एरिया में डेवलप कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। Social inclusion and equity, equitable distribution of infrastructure resources to all communities have access to essential services. Infrastructure project can address disparities, access to education, healthcare and other basic needs. तो जो भी कम्युनिटी वहाँ रह रही है, जो भी लोग रह रहे हैं, भले वो हाई इनकम ग्रुप के हों, भले ही वो लो इनकम ग्रुप के हों, सभी को जो है क्या बोलते हैं, एजुकेशन का समानता का अधिकार होता है, हेल्थ का अधिकार होता है, तो उसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्व एज फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन, इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सोशल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर आर एसेंशियल फॉर फोस्टिंग रेजिलेंट, इनकल्सिव एंड थ्राइविंग कम्युनिटीज़। तो अगर आप वहाँ की सोशल वेलबींग चाहते हैं, एनवायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा सा बना सकें और कम्युनिटी को हेल्प कर पाएँ। वाटर सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। वाटर सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर है ना, ये क्रूशियल कंपोनेंट है पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, प्रोवाइड रिलायबल एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल रेजिडेंट्स। तो जो भी आपके एरिया में, जो भी आपकी सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना अपनी जिम्मेदारी है। एंड डेवलपमेंट एंड वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रिजर्वायर, पाइपलाइन और ट्रीटमेंट प्लांट। तो आपको आपके एरिया में जो रिजर्वायर है, जो तालाब है, बड़ा तालाब है, जो डैम है, वहाँ से पानी कलेक्ट करना है पाइप के थ्रू, उसको कहाँ पर ले जाना है, ट्रीटमेंट प्लांट्स में ले जाना है। ट्रीटमेंट प्लांट से फिर छोटे छोटे पाइप के थ्रू हर एक घर में आपको उसकी सप्लाई प्रोवाइड करानी है। वाटर क्वालिटी, आपको प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं वाटर क्वालिटी के, पीएच हो या आपका टोटल डिजोल्व सॉलिड हो, टीडीएस है ना, ठीक है, आपकी क्या नाम है टर्बिडिटी हो, तो वो सारे के सारे पैरामीटर पर जो पानी आप सप्लाई कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, सेफ होना चाहिए कंजम्पशन के लिए। इंप्लीमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस टू रिमूव कंटेमिनेंट्स एंड पैथोजेंस। तो जो भी कंटेमिनेंट्स उस पानी के अंदर अवेलेबल है, पैथोजेंस जो बैक्टीरिया अवेलेबल है, उनको ट्रीटमेंट करने का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन, अब जो पानी आ रहा है उसको कंजर्व करने के लिए भी आपको लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। साथ ही आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी करनी पड़ेगी बड़ी बिल्डिंग में। इंप्लीमेंट इफिशियंसी इरिगेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस वाटर वेस्टेज। तो वाटर वेस्टेज का आपको जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, इरिगेशन सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपने गड्ढा डाल के पूरा का पूरा पानी डाल दिया, ऐसा नहीं। जो आजकल न्यू टेक्निक्स चल रही है, जैसे हम बोलते हैं फंवारा कृषि हो गया या बूंद बूंद वाली, ड्रॉप वाली, है ना, ठीक है, तो उस टाइप की इरिगेशन सिस्टम हमें डेवलप करने पड़ेंगे। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, डेवलप सिस्टम टू मैनेज स्टॉर्म वाटर रन ऑफ एंड प्रिवेंट फ्लडिंग। इंप्लीमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन टू ऑब्जॉर्व एंड मैनेज स्टॉर्म वाटर। तो जो भी बाढ़ का पानी आ रहा है या बरसात का पानी आ रहा है, उसको हमें स्टोर करना है, रन ऑफ को प्रॉपरली मैनेज करना है ताकि फ्लड वहाँ पर उस एरिया में ना आए। कई बार ऐसा होता है कि बारिश आती रहती पानी निकल नहीं पाता है और वहाँ पर हमें बाढ़ देखने को मिल जाती है। सैनिटेशन, दोस्तों सैनिटेशन की बात करते हैं। सीवरेज सिस्टम, एस्टेब्लिशिंग सीवेज एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम टू सेफली डिस्पोज एंड ट्रीट वेस्ट वाटर, इंप्लीमेंट सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो ऐसा सिस्टम आपको प्रिपेयर करना है सैनिटेशन के लिए कि वो और उसकी जो वाटर की लाइन है वो दोनों अलग अलग हो ताकि एक दूसरे में कंटेमिनेट ना हो। पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग टॉयलेट्स, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। जो भी वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है आपके यहाँ पर, है ना, वो प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव कर पाएँ। प्रमोट हाइजीन एजुकेशन टू रिड्यूस स्प्रेड एंड वाटरबोर्न डिजीजेस। तो पानी से रिलेटेड जो भी डिजीज आती है उसके लिए आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। वाटर वेस्ट वाटर रीयूज,
एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रीटिंग रीयूजिंग वेस्ट वाटर फॉर नॉन पोर्टेबल पर्पस लाइक इरीगेशन। तो जो भी अलग अलग सोर्सेज से पानी हमें मिल रहा है, फैक्ट्री से पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसको वापस से नॉन पोर्टेबल पर्पस जो होते हैं, इरीगेशन हो गया, गार्डनिंग हो गया, उस पर्पस के लिए हम यूज़ कर पाएँ। इंप्लीमेंट डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम। तो अलग अलग जगह पर जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सेंटर में सारा का सारा वेस्ट वाटर ट्रीट हो रहा है। Septic system, regulate and manage septic system in areas without centralized sewage treatment, implement proper maintenance and inspection program for septic system। तो जो भी अलग अलग एरिया में सेप्टिक सिस्टम है जो सेंट्रलाइज नहीं है, उनका प्रॉपर रेगुलेट करना, मैनेज करना और उनका टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना, यह भी हमारे सैनिटेशन को मैनेज करने में बहुत काम आता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, वेस्ट कलेक्शन, डेवलप इफिशियंसी वेस्ट कलेक्शन सिस्टम टू इंश्योर रेगुलर टाइमली रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इफिशिएंट, जैसे आपके घरों में आता होगा है ना, गीला कचरा, सूखा कचरा जो है अलग अलग जो गाड़ी आती होगी उसके अंदर आप डालते होंगे, पीछे की साइड एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है मेडिकल वेस्ट का। तो ये सारा का सारा वेस्ट कलेक्शन हमें प्रॉपर वेस्ट कलेक्ट करना है और लोगों को मतलब रिसाइकलिंग प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि जो लैंडफिल या हम जहाँ पर जलाने के लिए जो हम वेस्ट भेज रहे हैं वो मिनिमम से मिनिमम जाए। या गड्ढे में भरते हैं ना हम वेस्ट, लैंडफिल्स मतलब एक बड़ी जगह होती है, वहाँ पर आपका जो भी वेस्ट है ट्रीटेड वेस्ट उसको आप डाल देते हो और बाद में उसको बंद कर देते हो। वेस्ट सेग्रेशन, प्रमोट वेस्ट सेग्रेशन एट द सोर्स टू फैसिलिटेट रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर डिस्पोजल। इंप्लीमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रेशन। तो वेस्ट सेग्रेशन के लिए रिसाइकलिंग पर्पज से आप अलग अलग प्रोग्राम चलाएं। जो भी डस्टबिन आपने लगा रखे हैं या घर पे जो गाड़ी आ रही है उसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, मेडिकल वेस्ट, ऐसे अलग अलग आप उसमें डब्बे बनाएं, उनकी अलग अलग कलर कोडिंग होती है। लैंडफिल एंड वेस्ट डिस्पोजल, मैनेज रेगुलेट लैंडफिल टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड प्रिवेंट ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। तो जो भी आप लैंडफिल के अंदर कोई गड्ढा बनाकर उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो कम से कम जाना चाहिए ताकि उसके आसपास का जो ग्राउंड वाटर है उससे कंटेमिनेट ना हो और एनवायरमेंट पे भी उसका इंपैक्ट मिनिमम आए। एक्सप्लोर अल्टरनेटिव वेस्ट डिस्पोजल मेथड सच एज वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज़। तो आपने देखा होगा कि बायोगैस बनाते हैं हमें ना, तो गोबर हो गया, पत्ते, पेड़ पौधे पत्ते हो गए, सब्जियां हो गई, उसका जो वेस्ट है उसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है जिससे हमें क्या मिलती है, मेथन गैस मिलती है। तो ऐसे ही कुछ हमें मेथड तलाशने होंगे। रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, इस्टेब्लिश रिसाइकलिंग फैसिलिटीज टू प्रोसेस रिसाइकलेबल मटेरियल, प्रमोट कंपोस्टिंग टू मैनेज ऑर्गेनिक वेस्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑन लैंडफिल। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको मैनेज करना, खाद बनाने में अलग अलग तरीके से ताकि लैंडफिल पे उसका बर्डन कम से कम आए। वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स, डेवलप प्रोग्राम्स टू रिड्यूस ओवरऑल वेस्ट रिडक्शन जनरेशन, इनिशिएटिव लाइक प्लास्टिक बैन, पैकेजिंग रेगुलेशंस, एनकरेज मैन्युफैक्चर टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग। तो जो भी पैकेजिंग हो रही है वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाल दें कि भैया आपको सस्टेनेबल या कागज़ का यूज़ करना है, कपड़े का यूज़ करना है जिसे हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, अडॉप्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच दैट कंसिडर द एंटायर वाटर साइकिल इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि भैया आपका जैसे डैम है, डैम के साइड में से एक रिवर निकली हुई है, वो आपका जो बेसिक सोर्स है वहाँ पर पानी भर देता है, वहाँ से आपका क्या नाम है, जहाँ पर पानी शुद्ध होता है वहाँ पर चला जाता है, वहाँ से फिर वो पाइप के माध्यम से घरों में पहुँच जाता है। तो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम को अगर हम डेवलप करें तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी काफ़ी कम हो जाती है ना, ठीक है। प्रमोट वाटरशेड मैनेजमेंट टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो वाटरशेड मैनेजमेंट, जो भी पानी हमारा रेन के थ्रू मिल रहा है, बाढ़ के थ्रू मिल रहा है, उसको हम स्टोर करें और मैनेज करें। पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन्वॉल्व कम्युनिटी इन वाटर सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, कंडक्ट एजुकेशनल कैंपेन, रेज अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर वाटर यूज, सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। तो जो भी सैनिटेशन हो रहा है, वाटर यूज़ हो रहा है, वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, उसके लिए हम अलग अलग कैंपेन चालू कर सकते हैं। क्लाइमेट रेजिलेंस, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, जो सैनिटेशन सिस्टम है, वाटर अवेलेबिलिटी है, टेम्परेचर चेंज का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, उसके हिसाब से हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। Efficient management of water, sanitation, solid waste require a holistic, integrated approach involving collaboration between government agencies, communities, and other stakeholders. It plays a crucial role in promoting public health, protecting the environment, and ensuring the sustainability of essential resources. तो अगर आप इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आइए जानते हैं रीजनल कनेक्टिविटी एंड रोड्स एंड रेलवेज। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब रीजनल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो रीजनल कनेक्टिविटी हाँ रोड और रेलवेज़ के थ्रू हमें देखने को मिलती है। जैसे सिटी ए है, सिटी बी है।
तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब फ्लाइट ही फ्लाइट से आप जा रहे हो। तो मेजर जो इसमें ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं वो होता है एक 4 लेन है ना, 6 लेन जो हाईवे होता है वो, और रेल सिस्टम, ठीक है। इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ट्रेड, इंप्रूव्ड एसेसिबिलिटी एंड ओवरऑल रीजनल ग्रोथ। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, आइए जानते हैं। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, डेवलप ए वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क दैट लिंक सिटीज, टाउन, रूरल एरियाज विद इन अ रीजन। तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो जो भी गांव आ रहे हैं, गांव ए, गांव बी, जो एरिया आ रहा है, उन सबको वेल कनेक्टेड रोड से उसको मैनेज करना है। इसके लिए अपनी एक योजना भी चलती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, है ना, PMGSY, ठीक है। रूरल एरिया को सिटी एरिया से वो कनेक्ट करती है। मूवमेंट गुड्स और पीपल का ताकि इजीली हो पाए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हाईवे हैं, जो एक्सप्रेस हैं, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। इंप्रूव क्वालिटी एंड कैपेसिटी ऑफ रोड टू अकोमोडेट ग्रोइंग ट्रैफिक। तो क्वालिटी और कैपेसिटी जो है रोड की हमें टाइम टू टाइम इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ता जा रहा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, फोकस ऑन इनहेंसिंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू इंश्योर दैट इवन रिमोट एरिया आर एक्सेसिबल। डेवलप फीडर रोड्स टू कनेक्ट स्मॉलर टाउन एंड विलेज टू मेन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। तो आपको फीडर रोड्स डेवलप करने हैं जो एक दूसरे से, जो स्मॉलर, जो छोटे जिले हैं, छोटे विलेज हैं, उनको कनेक्ट कर पाएँ मेन सिटी से, मेन एरिया से, ठीक है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी मतलब जो अंतिम छोर पर रह रहा है वहाँ तक भी आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बाईपास रोड, कंस्ट्रक्टेड बाईपास रोड थ्रू अवे फॉर कंजेस्टेड अर्बन एरिया, इंप्रूविंग ट्रैफिक फ्लो एंड सेफ्टीज। तो आपने देखा होगा जैसे आपकी सिटी है तो कोई हाईवे आ रहा है, वो ट्रक के थ्रू, ट्रक वहाँ से आ रहे हैं तो ट्रक सिटी के अंदर एंटर नहीं करते हैं, वो साइड से ही बाईपास से जो है इस सिटी के इधर की साइड जो हाईवे आ रहा है वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं ना। तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इंप्लीमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, टोल कनेक्शन, रोड सेफ्टी। आजकल आपने देखा होगा कि डायरेक्ट जो है आपका QR कोड होता है, उससे आपका जो टैक्स है वो कलेक्ट हो जाता है ना। तो वो चीज़ें ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है या इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उसकी तरफ हमें काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है ताकि हमारा रोड की सेफ्टी और इफिशियंसी इंप्रूव हो पाए। मेंटेनेंस एंड अपकीप, इस्टेब्लिश रेगुलर मेंटेन शेड्यूल टू रिपेयर अपग्रेड रोड्स। जो भी रोड्स हैं उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना, उनका मेंटेनेंस करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि पोर्ट होल्स हो जाते हैं, साइनेज बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, रोड मार्किंग आप उनको प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। जो साइड में रोड मार्किंग होती है वाइट वाली आपने देखी होगी, वो किसके लिए, नाइट टाइम में गाइड करने के लिए काम आती है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट रोड नेटवर्क विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बसेस एंड कंप्यूटर सर्विसेज। तो आपको हमें सब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको इंक्लूड करना है ऐसे एरिया से कि भैया आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से घर से निकले, घर से सीधे आप अपने मेन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, वहाँ से आपने दूसरे सिटी पहुंच गए, वहाँ से बाहर निकलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर आप अपने जगह पर पहुंच गए। तो इस टाइप से एक इंटीग्रेट अप्रोच हमें अपनानी होगी। डेवलप मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन हब टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसा भी हो सकता है आजकल, जैसे दिल्ली में अगर हम जाते हैं तो पास में ही जो है क्या नाम है आपका मेट्रो स्टेशन है, उसके जस्ट पास में बस स्टेशन है। तो ऐसा इंटीग्रेटेड मतलब उससे भी आप कनेक्टिंग होकर डायरेक्ट आप रेलवे स्टेशन से आप बस स्टैंड की तरफ आ सकते हैं। तो इस टाइप से हमें इंटीग्रेटेड मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन हब तैयार करने होंगे। रेलवेज की बात करते हैं, रेल नेटवर्क एक्सपांशन, एक्सपांड एंड अपग्रेड द रेलवे नेटवर्क। तो कहीं पर क्या होता है कि मीटर गेज होती है ना, मीटर गेज क्या होती है, जो रोड की रेल की पटरियाँ होती हैं उनके बीच की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 1 मीटर, ठीक है, कितनी होती है, 1 मीटर। ब्रॉड गेज में 1.676 होती है और जो नैरो गेज होती है उसमें 0.762 मीटर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे मीटर गेज है तो उसको ब्रॉड गेज में अपग्रेड करना, जो ब्रॉड गेज है उसको हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स में कनेक्ट करना, मेजर सिटीज़ को। फ्राइट ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से आपने देखा होगा कि मालगाड़ी के लिए एक अलग से लेन होती है ना, वो कॉरिडोर डेवलप करना, कंजेशन उस पर रिड्यूस करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी करना कि जो एरिया हैं जहाँ पर मतलब जहाँ पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो उस जगह को हमें रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करना है। पहले भले हम वहाँ से एक सिटी बस के थ्रू आपको रेलवे स्टेशन छुड़वा देंगे, या ऐसा आपको रोड कनेक्ट करना है फिर आप रेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, शेड्यूलिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स, implement digital signaling and communication system for safer and more इफिशिएंट रेलवे ऑपरेशन। तो आजकल आपने गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे के लिए एक चला रखा है कवच, है ना, आई थिंक COVCH ऐसा करके एक प्रोग्राम है जो कि रेल के दुर्घटना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको 95% तक कम कर देता है। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, एंश्योर रेलवे स्टेशन आर एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड एल्डरली पैसेंजर, कंसिडर द नीड ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशन इन रेलवे प्लानिंग एंड डिजाइन। जो रेलवे आप बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी, आपने देखे होंगे कि रेलवे पर रैंप भी होते हैं, तो जो बीमार व्यक्ति है जो चल नहीं सकता उनके लिए भी वो इजीली एक्सेसिबल हो। इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, फोस्टर कनेक्टिविटी
between railways and other mode of transportation including road and ports and airports. Develop integrated transportation system to facilitate smooth transfer between different modes. मैंने बताया इंटरमोडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि रेलवे स्टेशन से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं, एयरपोर्ट के पास में स्टेशन होना चाहिए, या बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इंप्लीमेंट इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन रेलवे ऑपरेशन सच एज इलेक्ट्रिफिकेशन, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, है ना. एनवायरमेंटल का इम्पैक्ट जो रेलवे प्लानिंग और डिज़ाइन से एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको भी कंसिडर करना है. इलेक्ट्रिफिकेशन करना है. पहले जो आपने देखा होगा कोयले पर चलती थी, है ना, या डीजल पर चलती थी, तो अब जो है सब जगह क्या कर दिया गया है, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है. मतलब मेजरली 90% गवर्नमेंट ने टारगेट अचीव कर लिया है. सेफ्टी मेजर्स, प्रायोरिटाइज सेफ्टी थ्रू रेगुलर मेंटेनेंस, मॉडर्न सिग्नलिंग सिस्टम एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग. इन्वेस्ट इन सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज ग्रेड सेपरेटर, रेलवे क्रॉसिंग. तो रेलवे क्रॉसिंग क्या होती है, आपने देखे होंगे कि अंडरपास के थ्रू ऊपर से रेल चली जाती है, या जो ग्रेड सेपरेशन जो होते हैं, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए आपने देखा होगा कि ऊपर एक ओवरब्रिज होता है. तो इस टाइप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं, उसमें गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. इंटीग्रेटेड प्लानिंग, कॉरिडोर डेवलपमेंट, प्लान एंड डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर दैट इंटीग्रेट बोथ रोड एंड रेल नेटवर्क, क्रिएट कंप्रिहेंसिव रीजनल ट्रांसपोर्टेशन प्लान टू इंश्योर सीमलेस कनेक्टिविटी. तो एक पूरे रीजन को ध्यान में रखते हुए कंप्रिहेंसिव प्लान हमें डेवलप करना है ताकि पूरे के पूरे रीजन में जो कनेक्टिविटी है वो सीमलेस हो जाए. इकोनॉमिक कॉरिडोर, आइडेंटिफाई डेवलप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स दैट लिंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर, प्रमोट रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी. तो जो इकोनॉमिक एरिया हैं, जो आपके यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पर होती है, इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उनकी कनेक्टिविटी वो अच्छी होनी चाहिए, मेन हाईवे के पास में होना चाहिए ताकि जो बड़े ट्रक्स वगैरह हैं वो उसके अंदर ईजिली आ सकें. Collaboration with stakeholders, collaborate with regional government, private sector stakeholder and local communities for effective planning and implementation. Seek public input to address the needs and concern of communities affected by transportation project. जो लोग भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो रहे हैं, उनका कंसर्न, उनकी बातें समझना, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इफेक्टिव प्लानिंग को अप्लाई करना है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग फाइनेंसिंग जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. मेजरली आजकल जो चल रहा है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, प्राइवेट डेवलपर होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उसके ऊपर टोल या कुछ ना कुछ वो टैक्स वसूलते हैं. प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ. तो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू रोड्स एंड रेलवेज, डायनामिक एंड मल्टी फैसेड एंडीवेयर दैट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन. तो रेलवे और रोड के थ्रू एक रीजनल कनेक्टिविटी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं डायनामिक और मल्टीफेस्ट, बहुत सारे लोगों का इसमें ना, रेलवे डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, बस डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, सबके सब उसमें होते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है और कोलैबोरेशन जरूरी होता है. एक वेल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स. तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप करने में एक अच्छा जो सिस्टम है वो डेवलप कर सकता है. एनर्जी, तो दोस्तों एनर्जी की अगर हम बात करते हैं और आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही आपने टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. एनर्जी इज़ ए फंडामेंटल ड्राइवर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. इट इज़ क्रिटिकल रिसोर्स दैट पावर्स इंडस्ट्री, सपोर्ट हाउस होल्ड एंड इनेबल्स वेरियस सर्विसेज. अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हाउस होल्ड में मतलब चीज़ें हो जाएगी और बहुत सारी सर्विसेज उससे अफेक्ट हो जाएगी. तो एनर्जी को भी हमें एक तरह से डेवलप करना है. आइए जानते हैं इसके बारे में. टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी है पहला, सोलर एनर्जी जो फोटोवोल्टिक सेल्स और थर्मल सिस्टम से हम जनरेट कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. विंड एनर्जी जो विंड टर्बाइंस हैं उनके थ्रू हम इसको जनरेट कर सकते हैं. हाइड्रो पावर एनर्जी जो एनर्जी फ्लोइंग वाटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रो पावर एनर्जी होती है. बायोमास एनर्जी, जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज वुड, एग्रीकल्चर रेजिड्यूट्स एंड वेस्ट. जो भी हम वेस्ट जनरेट हो रहा है, एग्रीकल्चर से वुड आ रही है ना, जो कचरा बच रहा है उससे हम एनर्जी, उसको हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी. तो अलग अलग एनर्जी टाइप हो गए. सोलर एनर्जी सोलर पैनल से जो बनती है, विंड एनर्जी टरबाइन से बनती है, हाइड्रो पावर फॉलिंग वाटर से बनती है, बायोमास जो कचरे से बनती है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ये बहुत सारी अनलिमिटेड मात्रा में, इसको कितनी बार रिन्यू किया जाता है. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम फाइनाइट रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस,
न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटिंग पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन इन रिएक्टर, तो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है ना रिएक्टर्स के अंदर, तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। या फॉसिल फ्यूल जो कोयला हो गया, जो तेल हो गया, जो नेचुरल गैस हो गई, उनसे जो हमारे एनर्जी डेवलप हो रही है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। एनर्जी टेक्नोलॉजी जियोथर्मल एनर्जी टैपिंग इनटू द अर्थ इंटरनल हीट फॉर पावर जनरेशन, तो आजकल हम क्या कर रहे हैं कि अर्थ जो है उसके अंदर क्या होती है, हीट जनरेट होती है, उस हीट का यूज़ करते हैं हम बिजली जनरेट करने में। टाइडल एंड वेव एनर्जी हैरेसिंग द एनर्जी फ्रॉम ओशन टाइड्स एंड वेव्स, ओशन टाइड्स और वेव्स जो है बहुत पावरफुल होती है, तो ओशन के साइड में हम एक पावर प्लांट बना देते हैं, छोटा पावर प्लांट, जिससे वो टाइड्स आके टकराती है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू पावर प्लांट्स विच कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस एनर्जी सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन सिस्टम इंक्लूडिंग सोलर पैनल ऑन रूफटॉप एंड स्मॉल स्केल विंड टर्बाइन, तो या तो आप बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उसके अंदर आप एनर्जी जनरेट करते हैं, या छोटे जो विंड टर्बाइन होते हैं रूफ के ऊपर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वहाँ से आप एनर्जी जनरेट करते हैं। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर प्लांट टू एंड यूजर, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर के बाहर जो खंबे लगे होते हैं वहाँ से बिजली के तार लगे होते हैं, है ना, उसके थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी फॉर एफिशिएंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट, तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कहीं का भी आप किसी एरिया का आपको बिजली क्लोज करनी हुई तो उससे दूसरे एरिया की बिजली क्लोज नहीं होनी चाहिए। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू स्टोर एक्सेस एनर्जी यूज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड, तो आजकल जैसे कार में बैटरी हो गई, इलेक्ट्रिक जो स्कूटर हैं, जो बाइक हैं, ऑटो हैं, उसके अंदर बैटरीज हो गई, वो क्या करती हैं एनर्जी को स्टोर करके रखती है और जब उनकी डिमांड होती है तो उसको यूज़ करते हैं। पम्प्ड स्टोरेज कंप्रेस्ड एयर एंड अदर स्टोरेज मेथड फॉर ग्रिड स्टेबिलिटी, तो इस टाइप के कुछ मेथड्स हैं कि आपने एनर्जी पंप करी है या कंप्रेस्ड एयर के थ्रू, है ना, अलग अलग स्टोरेज जो ग्रिड की स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सके ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें इंडस्ट्री में, बिल्डिंग्स में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना है। इनकरेजिंग एनर्जी ऑडिट्स एंड रेट्रोफिटिंग टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, जो एनर्जी के ऑडिट्स हैं उसको हमें इनकरेज करना है और एनर्जी कंजप्शन को जो है वो कम से कम यूज़ करना है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मीटर सिस्टम, है ना, ताकि हम हमारी जो इफिशियंसी उसको बढ़ावा दे सकें कि आपके मोबाइल में सारे सिस्टम में गलती से आप कोई फ़ैन, एसी, कूलर, पंखा बंद करना भूल गए हैं तो आप बाहर जाके भी आपको याद आता है, आप चेक कर लेते हैं मोबाइल पे बंद है या चालू है और आप मोबाइल से भी उसको बंद कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है। डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम टू मैनेज एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग पीक पीरियड्स, तो डिमांड रिस्पॉन्स सिस्टम हमें करना है कि जब पीक पीरियड आते हैं, जैसे गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको मैनेज करना भी हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीक आवर्स में या पीक पीरियड्स में। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन transitioning to clear energy sources, reduce greenhouse gas emission, implement policies and technologies to mitigate impact on climate change, जो भी आप एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, जो भी मान लीजिए कोल वाला जो पावर प्लांट है वहाँ से, तो उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे कि मिनिमम इफेक्ट आए उसके ऊपर ध्यान देना है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ हमें ध्यान देना है ना, और इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो जो एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो उसका कम से कम इम्पैक्ट आना चाहिए, इस टाइप से हमें उसको मिनिमाइज करना होगा। एनर्जी पॉलिसी एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश पॉलिसी दैट प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ऐसी हमें पॉलिसी डेवलप करनी होगी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो सोलर पैनल है, गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर लगभग 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड करती है सोलर पैनल्स के ऊपर। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने का तरीका है। फिर गवर्नमेंट आपके घर में जो बिजली जनरेट होती है वो आपसे 3 या 4 रुपये में खरीद लेती है और वापस आपको एक ग्रिड के थ्रू 9 या 10 रुपये, जो भी उनकी रेट है 7-8 रुपये, उसमें वो प्रोवाइड कर देती है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्रिएटिंग द एनफोर्सिंग रेगुलेशन फॉर एनर्जी सेक्टर टू इंश्योर सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड फेयर कंपटीशन, रेगुलेशन इमिशन एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो जो भी एनर्जी प्रोड्यूस आप कर रहे हैं उसका प्रॉपर इमिशन और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वहाँ पर प्रॉपर मैनेज होने चाहिए, उनको रेगुलेट करना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए अलग अलग जो भी एजेंसीज हैं उनके बीच में। एक्सेस टू एनर्जी, एनर्जी एक्सेस टू ऑल, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू रिलायबल अफोर्डेबल एनर्जी सर्विस, एड्रेसिंग एनर्जी पॉवर्टी इन डेवलपिंग एनर्जी रीजन्स, जो डेवलपिंग रीजन्स हैं वहाँ पर हमने देखा है कि जनरली क्या होता है कि एनर्जी की पॉवर्टी हमें देखने को मिलती है कि हाई जो एंड वाले हैं वो तो बड़ी बिजली खरीद के रहते हैं और जो गरीब एरिया है वहाँ पर बिजली प्रोवाइड नहीं की जाती, तो हमें इंश्योर करना है कि सभी के लिए एक अफोर्डेबल बिजली जो एनर्जी है वो प्रोवाइड की जाए।
Rural electrification, implementing program to bring electricity to rural remote areas, utilizing centralized and off-grid solution to energy access। तो जो भी एनर्जी एक्सेस हैं उसके लिए हमें ऑफ-ग्रिड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने हैं, और गाँवों का इलेक्ट्रिफिकेशन करने के, जो रिमोट एरिया है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम्स लगाने पड़ेंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स, decentralization and distributed energy resources, increasing resilience and decentralized energy resources and distributed generation, empowering consumers to generate, store and manage their energy। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए एक ही जगह पर सारा का सारा सिस्टम बना हुआ है, छोटे छोटे अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम हो कि वो अपनी बिजली जनरेट कर सकें, उसको स्टोर कर सके और वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो भी फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है, स्पेशली जो रेलवे हैं उसको कन्वर्ट किया जाए। आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन में जो कर चुके हैं 90%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज़ किया जाए, फ्यूल वाले जो पेट्रोल डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनकी जगह पर, है ना। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जिंग जो सिस्टम है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप करना है। हाइड्रोजन इकोनॉमी, एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एज ए क्लीन एनर्जी कैरियर फॉर वेरियस एप्लीकेशन, जो अलग अलग एप्लीकेशन है, भले वो गाड़ियों में हो, भले वो अलग अलग जगह पर हो, तो एक हाइड्रोजन को भी एक एनर्जी की तरह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन की तरफ हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को कैसे जनरेट किया जाए, उसका स्टोरेज कैसे किया जाए और यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। एनर्जी भी एक मल्टीफेस डायनामिक सेक्टर है ना, विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। द ट्रांसिशन ऑफ सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी सोर्सेज इज ग्लोबल इम्परेटिव रिक्वायरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिटीज टू एड्रेस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो जो सारे स्टेक होल्डर हैं, भले वो गवर्नमेंट हो, भले वो इंडस्ट्री हो, भले वो कम्युनिटीज़ हो, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Health infrastructure refer to the physical and organizational structure and facility that support the delivery of healthcare service. A robust health infrastructure is essential for ensuring access to quality healthcare, responding to public health challenges, promoting overall well-being. Here are key components of health infrastructure. दोस्तों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो मेरी जो आरपीएससी की प्ले लिस्ट है वहाँ पर मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एक बार वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। हेल्थ फैसिलिटीज़ में सबसे पहले आते हैं हॉस्पिटल्स। जनरल हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग रेंज ऑफ मेडिकल सर्विसेज, स्पेशलाइज हॉस्पिटल कैंसर के लिए, कार्डिक के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं। प्राइमरी के हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो प्राइमरी आपके आसपास में क्लिनिक्स होंगे, प्रिवेंटिंग केयर वाले होंगे, है ना, और हेल्थ एजुकेशन भी लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। लोकल क्लिनिक्स एंड हेल्थ पोस्ट सर्विसिंग एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल सीकिंग मेडिकल केयर। सबसे पास में जो सबसे पहले जो क्लिनिक होता है वही सबसे पहले मेडिकल केयर प्रोवाइड कराता है, जो भी वहाँ पर इंडिविजुअल हैं वो सबसे पहले उसी कॉन्टैक्ट में आते हैं। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स, आउट पेशेंट क्लिनिक्स, स्पेशलाइजिंग एरिया सच एज पेडिएट्रिक्स, वुमेन हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होने चाहिए। डायग्नोसिंग एंड इमेजिंग सेंटर्स फॉर मेडिकल टेस्टिंग एंड इमेजिंग सर्विसेज, तो डायग्नोस सेंटर्स जो अलग अलग जांच के केंद्र होते हैं, डायग्नोस्टिक लैब्स होती है वो वहाँ पर होनी चाहिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो थेरेपी कराते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से नशा छुड़वाने वाले, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी होने चाहिए। सेंटर्स फॉर इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरीज, एक्सीडेंट्स एंड क्रोनिक कंडीशन, तो कुछ ऐसे सर्जरीज से, एक्सीडेंट से जो उबर रहे हैं, क्रोनिक कंडीशन से उबर रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। मेडिकल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, इमेजिंग इक्विपमेंट सच एज एक्सरे, एमआरआई स्कैनर, सीटी स्कैनर्स हर एक अस्पताल के अंदर अवेलेबल होने चाहिए और प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल होने चाहिए। लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर मेडिकल टेस्टिंग एंड डायग्नोस्टिक, जो भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स होते हैं टेस्टिंग के लिए, डायग्नोस के लिए, वो जरूरी सामान आपके एरिया के हॉस्पिटल में अवेलेबल होने चाहिए। टेलीमेडिसिन एंड ई हेल्थ, यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर रिमोट हेल्थ केयर कंसल्टेशन एंड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम फॉर एफिशिएंट एंड सिक्योर मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमें कंटिन्यू करने हैं, बनाने हैं, है ना, जिससे मेडिकल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को मिलती रहे। मेडिकल डिवाइसेज, इक्विपमेंट फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग, एनेस्थीसिया एंड सर्जिकल प्रोसीजर, इनोवेटिव मेडिकल टेक्नोलॉजीज टू इन्हेंस डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट एंड कैपेबिलिटीज़, तो हमें इस टाइप की कैपेबिलिटीज़ का ध्यान में रखते हुए जो ट्रीटमेंट आ रहे हैं, जो डायग्नोस हो रहे हैं, उसके लिए हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। मेडिकल डिवाइसेस लेके आनी है। वर्क फोर्स प्रॉपर होनी चाहिए, जो फिजिशियन हैं, जो नर्सेज हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, वो आपके पास आपके एरिया में प्रॉपर होने चाहिए, है ना। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल सच एज पुलिस, थेरेपिस्ट,
रेडियोग्राफर्स होने चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस आपके वहाँ अवेलेबल होने चाहिए, सपोर्ट स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्टाफ इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम में आता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में काम आता है, तो ये क्लीनलीनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट स्टाफ की भी प्रॉपर मात्रा में वहाँ पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मेडिकल स्कूल्स, नर्सिंग कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर एजुकेशन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम टू अपग्रेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल द लास्ट मेडिकल एडवांसमेंट। जो नए नए मेडिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उनके लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है लोगों के पास होने चाहिए। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स, फैसिलिटीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज, आउटरीच प्रोग्राम टू इंश्योर वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन कवरेज। तो जैसे क्या होता है कि अलग अलग जो बचपन में आपने देखा होगा सबके आपके टीके लगे होंगे, है ना, तो वो प्रोग्राम जो है आपको देता है। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि 1 साल पे लगाना है, 6 महीने पे लगाना है, 3 महीने पे लगाना है, 1 महीने पे लगाना है। तो उसके लिए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोग्राम होना चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम टू इंश्योर वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, डिजीज सर्विलेंस एंड कंट्रोल, सर्विलेंस सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, रैपिड रिस्पॉन्स टीम फॉर मैनेजिंग डिजीज आउटब्रेक। तो जो भी डिजीज़ का आउटब्रेक हो रहा है उसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए, जैसा कि अभी कोविड-19 के टाइम पर हुआ था। इमरजेंसी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रूम्स एंड ट्रोमा सेंटर्स, डेडिकेटेड फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड ट्रोमा केसेस। जो स्पेशलाइज जो केसेस आते हैं, एक्सीडेंट के केस आ जाते हैं, इमरजेंसी वाले केस होने उनके लिए से इमरजेंसी वाला एक सिस्टम होना चाहिए, है ना, जो उसको कर सके। एम्बुलेंस सर्विसेज, रैपिड ट्रांसपोर्ट पेशेंट के और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक्स एंड अदर इमरजेंसी, स्टॉक पिलिंग फॉर मेडिकल सप्लाइज एंड इक्विपमेंट फॉर इमरजेंसी सिचुएशन। तो जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए स्टॉक को पाइल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इम्प्लीमेंट डिजिटल सिस्टम फॉर मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड हेल्थ केयर डाटा। जो भी हेल्थ केयर डाटा है उसके लिए एक डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर के अंदर सारी उसकी एंट्री होनी चाहिए, क्या इलाज दिया गया, ताकि आने वाले टाइम में भी उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ के वो बढ़ावा मिले। डेटा एनालिटिक्स फॉर मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ ट्रेंड्स एंड आउटकम्स, तो आपको डेटा का एनालिस्ट करना है जो पब्लिक हेल्थ के ट्रेंड्स हैं और जो आउटकम्स आ रहे हैं उसके बारे में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग हॉस्पिटल ऑपरेशन इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग, बिलिंग एंड इन्वेंट्री। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं जो कि बिलिंग के लिए अलग आते हैं, ऑपरेशन के लिए आते हैं, शेड्यूलिंग के लिए आते हैं, है ना। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम टू इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर, तो जो भी केयर के लिए जो क्वालिटी एश्योर करनी चाहिए, जो भी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता बहुत सा ट्रीटमेंट, तो वैसे हमें हर एक हॉस्पिटल्स में वो एश्योर होनी चाहिए। फैसिलिटी डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस, वेल डिज़ाइन हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑप्टिमाइज पेशेंट फ्लो एंड कंफर्ट, तो पेशेंट के फ्लो के लिए एक अच्छी हेल्थ वेल डिज़ाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। रेगुलर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड टू इंश्योर सेफ्टी एंड फंक्शनलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपका टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करना, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए ताकि एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव हो। A well-developed, efficient, managed health infrastructure is critical for providing timely, effective healthcare services, promoting public health and response to ensuring health challenges, sustainable investment, strategic planning, collaboration among various stakeholders for continuous improvement of healthcare infrastructure। मतलब बोल सकते हैं कि आपका जो एक हॉस्पिटल है या आपके जो क्लिनिक्स है वहाँ पर जो बेसिक जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी की सारी अवेलेबल होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना और लिख के आना है। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटीज दैट सपोर्ट द डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल सर्विस। रोबस्ट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरमेंटल फैसिलिटिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एंड प्रमोटिंग ओवरऑल एजुकेशन डेवलपमेंट। तो ओवरऑल अगर आपके एरिया का डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए, वहाँ की अगर जो वर्कफोर्स है, जो युवा लोग हैं, उसे आप अगर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे जो सिटी का एरिया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें डेवलप करना होगा। सबसे पहले स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग जो है वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए, क्लासरूम के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, डेस्क बेंच होने चाहिए, है ना, सब्जेक्ट वाइज लैब्स अवेलेबल होनी चाहिए, साइंस की लैब होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल टू सेकेंडरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही उनकी टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए
आर्ट एकेडमी और कॉलेज पे, ठीक है। हॉस्टल और अकोमोडेशन जो कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। वहाँ पर उनको जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, फूड हो गया, नहाने धोने की सुविधा या प्रॉपर स्पेसिंग की सुविधा है, ग्राउंड की सुविधा है, वो प्रॉपर सुविधा वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। क्लासरूम इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स, प्रोजेक्टर होने चाहिए, स्मार्ट बोर्ड्स, अदर ऑडियो विजुअल एड टू एनहेंस टीचिंग, आपकी टीचिंग को एनहेंस करने के लिए प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड्स की सुविधा होनी चाहिए, है ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर इंटरेक्टिव डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो एजुकेशनल टूल्स हैं वो अवेलेबल होना चाहिए। कंप्यूटर लैब्स जो है प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज़ के साथ अवेलेबल हो, साथ ही वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं, जो हार्डवेयर ज़रूरी हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। एजुकेशनल रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज़, वेल स्टॉक लाइब्रेरी, जो डिजिटल के साथ साथ जो मटेरियल वाली जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ पर बैठकर पढ़ सकें। ऑनलाइन डेटाबेस होना चाहिए एजुकेशनल मटेरियल का और सभी को उसका एक्सेस होना चाहिए जो भी उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। लेबोरेटरीज, साइंस लेबोरेटरीज इक्विप्ड विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड डिमोस्ट्रेशन, तो सारे के सारे जो चार्ट हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो केमिकल हैं, वो वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। कंप्यूटर लेबोरेटरीज में प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन और डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। साथ के साथ उस स्कूल के अंदर, उस कॉलेज के अंदर आर्ट और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी होनी चाहिए कि म्यूज़िक रूम हो, स्टूडियो हो, है ना, और प्लेग्राउंड हो, स्पोर्ट फील्ड हो, जिम्नेशियम हो, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करानी है, इसको इंश्योर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, ऑफिस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, टीचर एंड सपोर्ट स्टाफ, तो जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, जो टीचर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग रूम्स अवेलेबल होने चाहिए, उनके लिए अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए। मीटिंग रूम होना चाहिए, कोलैबोरेटिव प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए सब लोग वहाँ पर एक बड़े रूम के अंदर मिल सकें। काउंसलिंग सेंटर्स, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ करियर गाइडेंस सेंटर्स भी हमें वहाँ पर जो एजुकेशनल करियर चॉइसेस को यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस फॉर रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग, तो हमें ऐसा इंटरनेट कनेक्टिविटी हमेशा 24 घंटे वहाँ पर अवेलेबल हो। वाईफाई कनेक्टिविटी पूरे आजकल बहुत कंपलसरी हो गई है पूरे एजुकेशन कैंपस में। इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट डिलीवरी, इन सब को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS जो है, हर एक कोर्स का मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, उसके वीडियो लेक्चर अवेलेबल होने चाहिए। इस टाइप का हमें एक तरह से सिस्टम डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड अपकीप, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ टू इंश्योर सेफ्टी एंड फंक्शनलिटीज़, जो भी बिल्डिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस और उनको अपग्रेड करता रहना चाहिए। जो भी रिनोवेशंस हैं, जो भी एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, उसको प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए। ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इस टाइप की चीज़ों को बढ़ावा देना है। सिक्योरिटी मेजर्स, जो सर्विलेंस कैमरा हैं, कंट्रोल एक्सेस पॉइंट होने चाहिए कि इसी जगह से लोग आ जा सकते हैं, हर कहीं से कोई भी नहीं कूद के नहीं आ सकता है। इमरजेंसी रिसोर्स प्लानिंग आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए, भले ही वो स्टेयरकेस की चौड़ाई हो, आपके एरिया में आग लगने पर क्या मतलब आपने सिस्टम लिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पॉपुलेशन है दूर रहती है, उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए पार्किंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर। कम्युनिटी इंगेजमेंट में थोड़ा फास्ट पढ़ाऊँ ना, थोड़ा सा जनरलाइज है ना। इस्टेब्लिश सेंटर्स दैट एक्सटेंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू दी ब्रॉडर कम्युनिटीज़, तो जो बड़े लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए आपको लर्निंग सेंटर इस्टेब्लिश करने हैं। पार्टनरशिप विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस फॉर एजुकेशन सपोर्ट, तो एजुकेशन सपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए जो कम्युनिटीज़ हैं वो सपोर्ट करें। पेरेंट टीचर के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनका प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए, टाइम टाइम मीटिंग होनी चाहिए, और ऐसे कुछ प्रोग्राम हो जिसमें प्रोग्राम को भी जो पेरेंट्स हैं वो भी एजुकेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बजट एलोकेशन, एडुकेट बजट एलोकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके, जैसे क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो वहाँ पर एक छोटा सा आपको क्या नाम है कि एक घर के पास में 2 किलोमीटर के अंदर
पहले तो है ना 1 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर के अंदर एक प्राइमरी स्कूल अवेलेबल होना ही चाहिए। 2 किलोमीटर के अंदर एक जो 12वीं तक का है वो अवेलेबल होना चाहिए, और घर से 5 किलोमीटर के अंदर दायरे में जो है आपके पास एक यूनिवर्सिटी या बड़ा कॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम बढ़ावा दे सकते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए। आजकल जैसे भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं तो सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर ही रन कर रहे हैं, तो इनोवेटिंग फाइनेंसिंग मॉडल को हम डेवलप कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। वेल डेवलप्ड इफिशियंटली मैनेज्ड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, फोस्टिंग एकेडमिक एक्सीलेंस एंड प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। Sustainable investment, strategic planning and collaboration among various stakeholders are essential for continuous improvement and education infrastructure। जो भी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो हमें ध्यान रखना है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करना है, प्लानिंग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ना है। सोशियो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरी गर्दन में दर्द हो गया है, तो इस दर्द के नाम पे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। Socio-cultural and recreational infrastructure refers to the physical and organizational structure that supports social and cultural activities, foster community engagement and provide space for रिक्रिएशनल परस्यूट। तो जो भी देखिए क्या होता है, आदमी होता है, इंसान होता है, वो मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे काम करेगा, ठीक है। तो मंडे सैटरडे और संडे को उसको क्या है कि पास में कहीं पे मॉल जाना है, मूवी देखने जाना होगा, आसपास कोई रिवर फ्रंट है वहाँ पर घूमने जाएगा, कोई गार्डन है बच्चों को वहाँ लेके जाएगा, है ना, आसपास कोई बड़ा मंदिर है वहाँ लेकर जाएगा। तो ऐसी चीज़ें हमें डेवलप करनी है, साथ ही साथ उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखना है, उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, जिससे क्या होता है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होती है। आइए पढ़ते हैं। Cultural facilities, museum and art galleries, institution that house and display art craft, artwork and cultural exhibits। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहाँ पर आर्ट क्राफ्ट्स जो हैं प्रॉपर जनरलाइज आर्ट क्राफ्ट्स वहाँ पर मिलें, आर्ट वर्क हमें देखने को मिले, कल्चरल एग्जिबिट्स वहाँ पर हों, है ना। एजुकेशनल प्रोग्राम्स एग्जीबिशन के लिए अलग से क्या बोल सकते हैं, जैसे टाउन हॉल होता है, या आपका क्या बोल सकते हैं आप ऑडिटोरियम्स होते हैं बड़े बड़े, थिएटर्स होते हैं परफॉर्मिंग, जहाँ पर लोग अपने आएँ, अपना डांस, है ना, जो कॉन्सर्ट परफॉर्म करें, ऐसे आपको बनाने हैं। रिहर्सल स्पेस फॉर परफॉर्मिंग आर्ट ग्रुप्स, जो आर्ट ग्रुप्स हैं उनके लिए उस बड़े जो भी आपका क्या नाम है आप थिएटर बना रहे हैं उसके अंदर अलग से परफॉर्मिंग रिहर्सल की स्पेस भी होनी चाहिए। कल्चरल सेंटर फैसिलिटेट्स दे सेलिब्रेट एंड प्रमोट कल्चर डाइवर्सिटी, स्पेस फॉर कल्चरल इवेंट्स, वर्कशॉप एंड कम्युनिटी गैदरिंग। जो भी कम्युनिटी गैदरिंग हो रही है, जो भी कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रही है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें स्पेस जो है फैसिलिटेट्स करने पड़ेंगे। फिर एजुकेशनल लर्निंग स्पेस, कम्युनिटी सेंटर्स, अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं तो उनके लिए अलग अलग कम्युनिटी सेंटर्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्कशॉप के लिए, क्लासेस के लिए, कम्युनिटी मीटिंग्स के लिए। लाइब्रेरी, जो देखिए एक तो स्कूल कॉलेज की लाइब्रेरी अलग होती है, सिटी की भी लाइब्रेरी होती है ना, तो कुछ 2-3 सेंट्रलाइज लाइब्रेरी आपके एरिया में प्रोवाइड करनी जरूरी है, ताकि लोग आएँ वहाँ पर, इंडिविजुअल ग्रुप्स आएँ वहाँ पर स्टडी करें, है ना, बैठें। लर्निंग इंस्टीट्यूशन सेंटर्स फॉर अडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। तो आपको कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी वहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप करने हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सेंटर, प्लेस फॉर वर्शिप, चर्चेस, मॉस्क्यू, टेम्पल, अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, उसको बचाना और उसको डेवलप करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब हेरिटेज का कंजर्वेशन करना और उसके लिए वहाँ तक अच्छी रोड डेवलप करना, प्राइवेट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको डेवलप करना, ये भी हमारा ही काम है। स्पेस फॉर रिलीजियस सेरेमनीज, गैदरिंग एंड कम्युनिटी इवेंट्स। तो जो भी कम्युनिटी इवेंट्स हो रहे हैं, सेरेमनीज हो रही है, उनके लिए ज़रूरी है। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, फैसिलिटीज़ फॉर मेडिटेशन रिट्रीट, स्पिरिचुअल कंटेम्पशन। तो जो स्पिरिचुअल एरिया हैं उनके लिए आपको प्रॉपर क्या कहते हैं, जैसे क्या होता है कि हर एक एरिया में से जैन धर्म का अलग मंदिर है, स्पिरिचुअल एरिया है, तो वहाँ पर उन्हें अलग ज़मीन प्रोवाइड करनी है, दूसरे कम्युनिटी को अलग ज़मीन प्रोवाइड करनी है ना। गार्डन्स या नेचुरल सेटिंग्स भी आप एक स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर लोग मिलें, अपनी बातें शेयर करें। रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ के अंदर पार्क और ग्रीन स्पेस आते हैं, जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए पार्क और ग्रीन स्पेस रिलैक्सेशन के लिए आप कर सकते हैं। प्लेग्राउंड्स बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए कुछ रिक्रिएशनल एरिया आप डेवलप कर सकते हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए आप जगह वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे।
है ना, जिसके अंदर स्टेडियम, स्पोर्ट फील्ड सब आ जाते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर्स फॉर फिटनेस एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, तो अलग अलग कम्युनिटी वाइज भी आप स्पोर्ट्स सिस्टम, फिटनेस, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए आप डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिटी जिम प्रोवाइड कर सकते हैं, ओपन जिम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर फिटनेस फैसिलिटीज़ वहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी सिटी के अंदर एक सरकार की तरफ से स्विमिंग पूल प्रोवाइड किया जाता है, या खेल गाँव करके एक जगह होती है जहाँ पर लोग जाते हैं, फिटनेस जो एक मिनिमम मतलब जो गवर्नमेंट रेट पर वहाँ पर सारी सुविधाएं एक्सेस करने को मिल जाती है। सोशल स्पेसेस भी आपका ही काम है प्रोवाइड करना, मल्टीपर्पज़ हॉल सोशल इवेंट्स, सेलिब्रेशन एंड गैदरिंग्स के लिए, वेडिंग और बैंक्वेट हॉल फॉर कम्युनिटी फंक्शंस के लिए, प्लाजा एंड सिविक स्क्वायर्स, पब्लिक स्पेसेस फॉर सोशल इंटरेक्शन, मार्केट एंड कल्चरल इवेंट्स। अब जो मार्केट है तो मार्केट के लिए बड़ी बिल्डिंग डेवलप करना ये भी गवर्नमेंट का ही काम है। बेंचेस, सीटिंग एरियाज़ एंड पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन, तो ऐसे जो सिटिंग एरियाज़ हमें डेवलप करने हैं जहाँ पर लोग आराम से बैठ सकें। पब्लिक आर्ट को जो इंस्टॉल करना है, जैसे आपने देखा होगा कि रोड के साइड में जो दीवार होती है वहाँ पर अलग अलग पब्लिक उस एरिया की जो आर्ट्स वहाँ पर लगी हुई होती है। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल स्पेस, कम्युनिटी वाईफाई जोन्स, एरिया विद फ्री इंटरनेट एक्सेस टू प्रमोट कनेक्टिविटी, है ना। ऐसे कुछ जोन्स जैसे रेलवे स्टेशन के पास का एरिया, बस स्टैंड के पास का एरिया, कुछ हॉटस्पॉट जहाँ पर आप फ्री वाईफाई एक्सेस दे सकते हैं। डिजिटल कियोस्क और इन्फॉर्मेशन सेंटर वहाँ पर डेवलप करने हैं। इनोवेशन हब, स्पेस फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्टिविटीज़, कोवर्किंग स्पेस एंड इंक्यूबेटर फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। तो कुछ इनोवेशन हब्स जो हैं टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन एक्टिविटीज़ के लिए आप इनोवेशन हब्स डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेस डेवलप कर सकते हैं जहाँ पर अलग अलग एरिया के जो लोग हैं वो आकर मिलें और एक साथ काम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फेस्टिवल एंड इवेंट्स, तो देखिए आपके एरिया में मेले भी लगते होंगे तो उसके लिए हमें बड़े गार्डन चाहिए या बड़े जगह चाहिए, तो वो इवेंट्स के लिए भी आपको ध्यान में रखना है ना। ओपन एयर कॉन्सर्ट्स के लिए, कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए इनका भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ एम्फी थिएटर्स जो आउटडोर वेन्यूज़ हैं, है ना, कॉन्सर्ट्स के लिए, कल्चरल इवेंट्स के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड करवाने हैं। सिटिंग एरिया एंड स्टेज फॉर लाइव एंटरटेनमेंट, तो जैसे आपने देखा होगा ना कि एक स्टेज होता है मंच और साइड में इस टाइप से गोल 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 कंटिन्यूस सीढ़ियाँ होती है जो एक ऊपर की साइड होती है, तो इस टाइप के एम्फी थिएटर्स भी हमें अपने सिटी के अंदर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाने हैं, उसके लिए अलग से जगह देनी है। सोशल इंकल्जन के लिए गार्डन्स, एग्रीकल्चर एरियाज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, जिससे कि फूड और सस्टेनेबल लिविंग को बढ़ावा मिले। पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशन, है ना, कल्चरल आइडेंटिटी को बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ की लोकल आर्ट है उसको इंटरवेंशन करके पब्लिक स्पेस में आप वहाँ पर लगवा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी पॉलिसी सेंटर्स, लोकल पुलिस स्टेशन और सेंटर्स फोकस्ड ऑन कम्युनिटी इंगेजमेंट, सेफ स्पेस दैट प्रमोट डायलॉग बिटवीन लॉ एनफोर्समेंट एंड कम्युनिटी, accessibility infrastructure that ensure accessibility for people with disabilities, ramp, elevator and accessible pathways in public space। तो जो पब्लिक स्पेस एरिया हैं जहाँ पर लोगों का जाना आना बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए रैम्प्स, एलिवेटर्स आप प्रोवाइड करेंगे ताकि सभी को इजीली वो पाथवे मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सोशल सर्विसेज के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स आपको टाइम टाइम प्रोवाइड करने हैं। सोशल सर्विसेज में लोगों को सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, काउंसलिंग करना, सपोर्ट करना, है ना, और सोशल इश्यूज़ और कम्युनिटी डेवलपमेंट के इश्यूज़ को जो है सरकार के सामने रखना, ये भी हमारा ही काम है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन बिल्डिंग, इको फ्रेंडली डिज़ाइन, सस्टेनेबल आर्किटेक्ट फॉर कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस इन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस के अंदर आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस का ध्यान रखना है। कम्युनिटी रिसाइकलिंग सेंटर्स आपको डेवलप करने हैं जिसके अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा। सोशो कल्चरल एंड रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कम्युनिटी बिल्डिंग, सोशल कोहेजन एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब सोशल आप रिक्रिएशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो लोग आते हैं, मिलते हैं, सौहार्द पैदा होता है, लोग आराम से उनकी जो लाइफ है वो बढ़ती है, एक्टिविटीज़ बढ़ती है ना, और इसकी तरह क्या होता है कि अच्छी कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो मेरी भी गर्दन दुखने लग गई है। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द फिजिकल एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़।
फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो जैसे मेरी जो सिटी है उसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर एरिया जो कि 2 से 5% होगा पूरे भूभाग का, वो मुझे इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी डेवलप करना है। साथ ही कमर्शियल एरिया के रूप में 5 से 15% तक एरिया जो है मुझे कमर्शियल एरिया के रूप में भी डेवलप करना है, ताकि वहाँ की जो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रॉपरली अच्छे से चल सके। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रोड और हाईवे का एक बेटर नेटवर्क होना चाहिए। बल्क ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। पोर्ट्स के लिए जो माइग्रेट करने के लिए है ना, बड़े बड़े कार्गो हैंडलिंग के लिए प्रॉपर पोर्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, और एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपका बढ़ावा हो सके। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ चुके हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। पावर जनरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना है। जो रिन्यूएबल मतलब जो वापस जनरेट हो सकते हैं, है ना, तो उनकी तरफ हमें बढ़ावा देना है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें प्रॉपर ध्यान रखना है। ग्रिड प्रोवाइड करने, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ताकि जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाधित ना हो। ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर रिफाइनरीज अवेलेबल होने चाहिए, ताकि एक्सट्रैक्ट हो और उनका प्रोसेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन ईजिली हो जाए, है ना। पेट्रोलियम के साथ जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। जो पार्क्स हैं, जो नदियां हैं, वहाँ पर आप उसके आसपास जो खाली एरिया वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा सकते हैं, ताकि क्लीन एनर्जी जनरेट हो, है ना। सस्टेनेबल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क आप प्रोवाइड कर सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, डेटा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स, है ना, फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अर्बन और रूरल एरिया में ये प्रोवाइड करना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना भी हमारा ही काम है। वाटर सप्लाई के लिए आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वाटर सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम एंड रिजर्वायर्स, उसको स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के लिए सेफ डिस्पोजल वाटर का आप मतलब प्रॉपर उसको ट्रीट करें सीवेज को, और उसको अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है उससे हमें फ्लड में बढ़ावा में फ्लडिंग से बचाव मिलता है। इरीगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, क्रॉप कल्टिवेशन है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। साथ ही वहाँ जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको नॉलेज करना पानी का कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस के बारे में, और जो फव्वारा कृषि है, जो बूंद बूंद कृषि, उसको बढ़ावा देना। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल जोन्स है वो क्रिएट करना, है ना, और एक क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्री फॉर सिनर्जी एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपरली शेयर करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल पार्क, आजकल ये नया फॉर्मेट है, जो आईटी वाले एरिया हैं उसको हम टेक्नोलॉजी पार्क कहते हैं। वहाँ पर आईटी के बहुत सारे अलग अलग कंपनी के ऑफिसेज होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप डिसाइड कर सकते हो आपके एरिया में, है ना, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। इंसेंटिव्स फॉर एक्सपर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो जहाँ से बड़े बड़े जो क्या कहते हैं आपके वेयर हाउसेज होते हैं, वहाँ से माल दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसे एरिया भी हम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बोलते हैं। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी हमें बढ़ावा देना है, जिसमें बैंकिंग सिस्टम आ गया, है ना, फाइनेंशियल सिस्टम आ गए, है ना, और सभी के लिए वो एक्सेसिबल होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग, जो आपका एरिया है वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमारे यहाँ पर एनएससी और बीएससी लिस्टेड हैं, ठीक है, उसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट होना चाहिए। पेमेंट सिस्टम प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अवेलेबल होने चाहिए आजकल, क्योंकि आजकल इसका बढ़ावा हो गया है। सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए, पेमेंट सिस्टम के लिए चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, और अपग्रेडेड होना चाहिए टाइम के साथ, और उसके डेटा भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट प्लेस एंड कमर्शियल सेंटर्स, ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केट प्लेस हमें प्रोवाइड करना है, शॉपिंग मॉल्स हमें बनाने हैं, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसेज, जहाँ पर जो माल आता है, जो स्टोर होता है सप्लाई चेन के अंदर, है ना, वो हमें मैनेजमेंट के लिए वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक्स का भी प्रोवाइड करना है। ट्रेड फैसिलिटेशन, जो चेक पॉइंट्स हैं, स्ट्रीमलाइट कस्टम प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, तो इंटरनेशनल से भी हम ट्रेड और कॉमर्स के लिए हमें एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमारी सिटी के अंदर। रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वेल डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना, फेयर कंपटीशन होना चाहिए लोगों के बारे में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो इनोवेशंस, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो वो उसका प्रॉपर रिसर्च सेंटर्स अवेलेबल होने चाहिए। साथ ही जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो इंडस्ट्री है, उनके बीच में प्रॉपर कोलैबोरेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो जो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जहाँ कलेक्टर बैठता है, जैसे सचिवालय बोलते हैं, है ना, तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि सारे गवर्नमेंट के फंक्शन को वो इजीली सपोर्ट कर पाए। साथ ही एफिशिएंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए।
टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर आप आपकी सिटी रीजन में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसके अंदर जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करें। होटल हो गए, रिसोर्ट हो गए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, ट्रांसपोर्टेशन फॉर टूरिज्म, एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ एंड कनेक्टिविटी फॉर टूरिस्ट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसे जो वहाँ पर जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे कनेक्शन हो गई, तो वो सारे सारे टूरिस्ट फ्रेंडली हैं। और हाईवे भी जो है अच्छा मेजर कनेक्टिविटी होगी, तो ईजिली वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे। Environmental sustainability, green sustainable practice and implementation of eco-friendly practice and infrastructure development, sustainable construction and energy efficient technologies, environmental management system, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग के लिए हमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर cornerstone of economic development, supporting the growth of competitiveness of industry, fostering innovation and enhancing the overall economic well-being of a region or country. Strategic planning, investment and continuous improvement are essential for maintaining and expanding economic infrastructure to meet evolving needs of dynamic economy. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी, एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट कम आएगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे होंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी होगी, टूरिज्म फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, तो वहाँ से आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी। और इकोनॉमी ग्रो करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इतना लंबा बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।